नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौजूद थे और इस बैठक में मुख्य तौर पर फोकस और मुद्दा रखा गया कि कैसे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। अब तक जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। ऑक्सीजन के नए प्लांट्स जल्द से जल्द स्थापित हों ताकि ये जो समस्या ऑक्सीजन की चली आ रही है वो खत्म हो। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर एक प्लान पूछा था, जिसका जवाब आज केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। केंद्रीय संसाधनों के उपयोग के लिए क्या योजना है इसके बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में हमारा दखल देना जरूरी है, हम राज्यों के बीच समन्वय बिठाने का काम करेंगे। अब इस मामले में शुक्रवार को जो सुनवाई होगी उस पर आगे फैसला आएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोविड सेंटर का दौरा किया। रामलीला ग्राउंड में बन रहे कोविड केयर सेंटर का उन्होंने दौरा किया, जिसमें उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पूरी दिल्ली में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं। 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी सत्संग परिसर में बन रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में भी 500 आईसीयू बेड बन रहा है। पॉजिटिविटी रेट में भी अभी कोई खास गिरावट नहीं आई है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार पूरी ताकत के साथ इससे लड़ने के लिए मुस्तैद हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत बेड, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों की हो रही है। सरकार युद्ध स्तर पर इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ अलग अलग कोविड सेंटर्स का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एलएनजेपी के सामने रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड बन रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में 500 आईसीयू बेड और जीटीबी अस्पताल के पास 500 आईसीयू बेड बन रहे हैं। राधा स्वामी परिसर में 200 आईसीयू बेड बने हैं, इसलिए 10 मई तक लगभग 1200 आईसीयू बेड तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में वर्तमान हालात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं, इसी के कारण बेड की कमी भी लगातार बनी हुई है। दिल्ली सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता को कोरोना के इस दौर में हर सुविधा मिले। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड के इंतजाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में आज भी हालात इस तरह के बने हुए हैं कि एक अस्थायी कोविड सेंटर बनता है तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसे दौर में सबसे अहम है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम कर रही है, लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि जब तक संक्रमण का दर कम नहीं होगा तब तक सारी सुविधाएं हमेशा ही कम रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं दिल्ली में जो स्थिति है उसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है कि अब हम आगे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों को बताया है कि आगे ऑक्सीजन को दूर करने के लिए क्या कुछ काम दिल्ली सरकार कर रही है। 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया है। करुणा शुक्ला अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और पूर्व सांसद ये रह चुकी हैं। उनका आज निधन हो चुका है। कोरोना से संक्रमित थी, उनका इलाज चल रहा था और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी है और कोरोना से संक्रमित थी। हालांकि इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी इनकी रही है। हालांकि कोरोना से संक्रमित थी और संक्रमण के कारण उनका निधन हुआ है। करुणा शुक्ला संसद सदस्य भी रह चुकी हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार को कोरोना अस्पताल बनाने के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध कराया है। मेयर जयप्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार को कोरोना अस्पताल बनाने के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध करवाया है। इस मामले में पहले ही दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन कर भेज दिया गया। मेयर ने कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार की हर संभव मदद करेगी। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना के इलाज में नागरिकों की मदद की प्रयास कर रही है। नगर निगम हिंदू राव अस्पताल और RBIMPT अस्पताल के माध्यम से कोरोना मरीजों को उपचार कर रही है। वहीं निगम का तीसरा अस्पताल बालक राम अस्पताल भी जल्द तैयार हो जाएगा। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना के इलाज और दिल्ली वासियों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है, लगातार संक्रमण की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके कारण से नगर निगम अपने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड डिक्लेयर कर रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने हमको रामलीला मैदान की डिमांड करी थी कि रामलीला मैदान में वो एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो हमने आगे बढ़ करके रामलीला मैदान की उनको परमिशन दे दी है और लिख के दे दिया है कि आपको जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। नगर निगम आगे बढ़ करके इस कार्य में उनका सहयोग करेगा। हम सबका पहला लक्ष्य है दिल्ली की जनता को सुविधा देना और उनको राहत देना। जिस प्रकार राजधानी दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी इस दौरान जमकर हो रही है। ताज़ा मामला घिट्रोरनी मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहां पुलिस के स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से कई सिलेंडर जब्त किए हैं। आरोपी इन सिलेंडरों को महंगे दामों पर बेचने की फिराक में थे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत चल रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि हर एक अस्पताल में वक्त पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। नॉर्थ दिल्ली जिले के DCP एंटो अल्फांसो ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे SHO सब्जी मंडी को सेंट स्टीफन अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर लिंडे इंडिया लिमिटेड फैजाबाद से 4.84 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। जिसके बाद सब्जी मंडी थाने के SHO ने टीम बनाकर टैंकर को एस्कॉर्ट कर अस्पताल में टाइम पर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाया और सुबह 4 बजे सेंट स्टीफन अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंकर को पहुंचाकर मरीजों की जान बचाई।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की लहर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बढ़ते संक्रमण से अस्पतालों में मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर कोरोना के कहर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के विधायक कुलदीप कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में टीम तैयार कर सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया है। उनके कार्यकर्ता दिन भर में कोंडली विधानसभा में आने वाले इलाकों में जाकर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। पूरे सुबह हम 7 बजे से लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने आदेश दिया था कि कोई घर नहीं छूटना चाहिए सैनिटाइज के बगैर, और विधायक जी ने जो हमें बोला, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर पूरा उतरें। और मेरी आम पार्टी की पूरी टीम है, ये सुबह 7 बजे से ही मेरे साथ लगी हुई। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपसे अपील करना चाहूँगा कि जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य ना हो अपने घर से ना निकलें, क्योंकि ये महामारी धीरे धीरे इस देश को विकलांग करने पर लगी हुई है। दिल्ली सरकार की और हमारे विधायक जी कुलदीप कुमार मोनू जी और पार्षद जी हमारे संजय चौधरी जी, जो सुबह 7 बजे से पूरे सैनिटाइज को कर रहे हैं। आज ये कोंडली विधानसभा के अंदर सैनिटाइजेशन का 5वां दिन है। हम लोग लगातार हर फ्लैट, हर कॉलोनी में जा रहे हैं और धीरे धीरे सैनिटाइज कर रहे हैं। साथियों, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान बीच में आए युवक को भी आरोपी ने गोली मार दी। इस हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि पड़ोसी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमलावर पति वारदात को अंजाम देकर वहीं रुका रहा और पुलिस के आने पर उसने सरेंडर कर दिया। वारदात मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे की है। जानकारी मुताबिक शाइना 2 दिन पहले तिहाड़ जेल से बेल पर छूटकर बाहर आई थी। गर्भवती होने की वजह से ही उसे बेल मिली। शाइना एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद थी। डीसीपी के मुताबिक साइना की शादी वसीम नाम की शख्स से हुई थी। जब साइना जेल में थी तो वसीम साइना के बहन रिहाना से संबंध स्थापित किया और साइना के जेल से बाहर आने के बाद उसे नहीं मिला। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और आज वसीम ने साइना की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने वसीम को हिरासत में लिया है और वारदात इस्तेमाल हथियार को जब्त कर लिया है। आज करीबन 11:15 बजे सुबह पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन में एक फायरिंग इंसिडेंट की कॉल रिसीव हुई। इस पर एक्ट अपॉन करते हुए एसएचओ निजामुद्दीन और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 2 लोगों को ले जाया गया। इनमें से एक को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, जिसकी आइडेंटिफिकेशन साइना के नाम से हुई, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन शहादत पता चला और वो अंडर ट्रीटमेंट है। आज करीबन दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में एक शख्स ने ई रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला किया। इसमें रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रिक्शा चालक वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान युवक ने उस पर अचानक से हमला किया। वहीं सामने से गुजर रहे हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में महज किसी बात को लेकर एक युवक ने ई रिक्शा चालक पर तेजधार हथियार से कई वार कर दिए। हमारे साथ मौके पे जो मौजूद थे वो शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र मकवाना है। नरेंद्र जी, क्या हादसा हुआ था ये? हादसा है, मैं यहाँ साइड पे खड़ा हुआ था गली में। मेरा फ़ोन आया हुआ था तो कोई चिल्ला रहा था यहाँ पर, भाई बचाओ 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 की स्थिति में चिल्ला रहा था। तो मैं जैसे आया तो मैंने सोचा कोई डंडे मार रहा उसके सर पे। मैं थोड़ा दूर था, थोड़ा और नज़दीक आया तो मैंने देखा वो उस पर वार कर रहा था। तो मैं एकदम पब्लिक की तरफ चिल्लाया। यहाँ और भी पब्लिक थोड़ी सी खड़ी थी, 2-4 जने और खड़े थे। तो मैं चिल्लाया कि भाई पकड़ो पकड़ो उसको, भागो भागो। जब मैं चिल्लाया तो तभी लोग उसके पीछे भागे। मैं भी उसके पीछे भागा हूँ। वो गलियों में से निकलता हुआ काका स्वीट्स के यहाँ हमने उसको पकड़वाया है फिर पुलिस के द्वारा। अगर बात की जाए उस अपराधी की, तो उसने किस कारण से उसको? कोई आपसी रंजिश बता रहे हैं, उसकी कोई आपसी रंजिश बताते हैं। सुनने में तो यही आया, बाकी हमें तो पता नहीं। मौके पे जो मैंने देखा था कि भाई वो बाहर करके चिल्ला रहा था, तो जैसे भागा वो हमें देख के भाग गया। वो इधर उधर भागा, हमने उसका पीछा करा, चिल्लाया भी पकड़ो पकड़ो उसको। गेट के अंदर घुसा, गली में से निकल के काका स्वीट्स के यहाँ आके रुक गया था। वो किस चीज़ से वार करा? उसने वो कोई चिकन काटने वाला चापट ले रहा था, मुर्गा काटने के लिए जो होता है, वो चापट से उसने वार करे। कई वार करे पीछे, गर्दन पे उसने वार करे, पीछे बैक साइड पर। लेकिन वो अब ये नहीं पता कि वो बच गया या क्या हुआ उसका। तो उसको तो वहाँ पकड़ने के लिए भागे थे, पब्लिक फिर वहाँ इकट्ठी हो गई थी। फिर पुलिस वाला भी आ गया था। पुलिस वाले ने जब उसको गन दिखाई तब उसने अपना वो हथियार नीचे गिरा है। मतलब उसको उसने दूसरे को तो मार दिया, और खुद जब मरने की बारी आई तब उसने अपना हथियार नीचे फेंक दिया।
देखो कितनी मतलब वो है, इंसान अपने आप से तो बचने से वो मरने से डरता है, और दूसरे को उसने बेधड़क होकर मार दिया यहाँ पब्लिक के सामने। ये कोई लगभग टाइम भी था 8 बजे के आसपास की बात थी, मॉर्निंग की, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे की घटना है ये। इस घटना ने मतलब यहाँ के लोगों को काफ़ी वो फैलाया, दहशत हो गई है। लेकिन मेरा दिल तो ऐसा था कि मैं तो वो वार तो मुझ पे भी कर देता, लेकिन क्या हुआ कि मैं भी ये चौकन्ना था थोड़ा सा। चौकन्ना होने से क्या होता है कि आदमी चौकन्ना जब होता है तो वो अपने आप को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेरी तरफ आया तो एकदम मेरे को साइड से दूसरे को भागा, फिर मैंने फिर चिल्लाया कि पकड़ो पकड़ो, फिर मेरे पीछे पीछे और काफ़ी लोग भागे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों ने हिम्मत करी है मेरे साथ के शोरूम के इलाके के लोगों ने, काफ़ी लोग पीछे भागे। उधर गेट है, वहाँ एक वो है एलिजेंट सैलून है, वहाँ से वो घुसा है अंदर, एंट्री करी, और यहाँ से इस गेट से निकल के वो काका स्विच पे आके रुक गया है। फिर वहाँ भीड़ ने उसको घेर लिया था, लेकिन तब भी इसके हाथ में हथियार था। जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद एक वो भी नरेंद्र ही कांस्टेबल है, उन्होंने उसको गन दिखाई, तब जाके उसने अपना हथियार फेंका। बाकी ऐसी ऐसी जो वारदात हो रही है, घटना हो रही है, अब ये लोगों की मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है, क्योंकि वैसे कोरोना काल में लोग मर रहे हैं और लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं, आपसी रंजिश सभी निकालने का मौका मिल रहा है। अरे अब तो वैसे लोग मरने लग रहे हैं, बीमारी से मरने लग रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं लोग, घरों के घरों में मर रहे हैं। अब तो लोगों को भलाई का काम करना चाहिए, इंसान को जिंदा कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि क्षेत्र में पूरे दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है जो ऐसी वारदातें को अंजाम दे रहे हैं, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं लॉकडाउन होने के बावजूद। नहीं, देखो पुलिस का तो देखो पुलिस कहाँ कहाँ संभालेगी। पुलिस हॉस्पिटल में भी खड़ी है, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए भी खड़ी है, आप पत्रकार हो आपकी सुरक्षा के लिए भी खड़ी है। इतनी दिल्ली पुलिस अवेलेबल नहीं है कि जो पूरी दिल्ली को कंट्रोल कर सके। जैसा कि आपने देखा कि इनका साफ कहना है कि तेजधार हथियार से वार किया गया उस युवक के ऊपर, और इनके शोर मचाने के बावजूद पब्लिक ने इकट्ठा होकर उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में लॉकडाउन भी है और ऐसी आपराधिक घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है आगे लॉकडाउन के दौरान, देखने वाली बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस का एक बार फिर से मानवीय चेहरा नजर आया। द्वारका जिला पुलिस के डीसीपी संतोष मीणा के मुताबिक पुलिस के पास फोन के जरिए जानकारी मिली थी कि मृतक लोगों के अंतिम संस्कार के लिए परिजन किसी वजह से सामने नहीं आ रहे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने खुद ही मोर्चा संभाला और मृतक लोगों का अंतिम संस्कार करवाया। द्वारका पुलिस ने बताया है कि पुलिस को 3 कॉल ऐसी मिली कि तीनों ही कॉल कर पुलिस से अपनी सेवाएं दी। पूरे क्रियाक्रम के साथ उन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। कॉरिडोर इंश्योरिंग और फूड सप्लाई इंश्योरिंग, इसके अलावा हम जो है लोकल पुलिस जहाँ पर क्रिमेशन, क्योंकि जो क्रिमेटोरियम थे वहाँ भीड़ ज़्यादा है और एसओपी जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं पता होता, तो इसमें भी हम असिस्ट कर रहे हैं। इसमें हमें 3 जो मैटर हमारे नोटिस में आए, एक इसमें द्वारका साउथ के एरिया में एक लेडी थी, सीनियर सिटीजन लेडी, इसकी कोविड से डेथ हो गई थी। तो क्योंकि इसके जो पड़ोसी है उसके नज़दीक नहीं आ रहे थे और उनको एसओपी नहीं पता थी, लोकल पुलिस ने उसमें इंटरवीन करके उसको सेक्टर 24 का जो क्रिमेटोरियम था वहाँ पर उसका क्रिमेशन हो चुका। सेकंड केस में कांस्टेबल राजेश, जो द्वारका सेक्टर 23 थाने में पोस्टेड है, द्वारका नॉर्थ थाने में पोस्टेड है, उसने टाइमली इंटरवीन किया और उसके असिस्टेंट से एक आर्मी मैन है, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी और उसमें इंटरवीन करके टाइमली उनका क्रिमेशन सेक्टर 18 का जो क्रिमेटोरियम है वहाँ टाइमली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।